साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामोद्योग विकास योजना के संदर्भ में। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ याद रखिएगा कि यह जो टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना साधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित योजना या विषय, यह जो टॉपिक दिया गया है उसमें कवर हो जाएगा। अब हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अर्थात एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत अगरबत्ती निर्माण में संलग्न कारीगरों की भलाई के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो ग्रामोद्योग विकास योजना यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। अब इस योजना के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो ग्रामोद्योग विकास योजना के आरंभ में 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिनमें से एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आपका पूर्वोत्तर भारत तथा नॉर्थ ईस्ट में आरंभ किया जाएगा। और इसके तहत प्रत्येक पायलट परियोजना में कारीगरों को, जो कारीगर होंगे उनके प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग 50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। साथ ही अगरबत्ती निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2 अहम निर्णय लिए गए हैं। कौन से निर्णय लिए गए हैं? तो इसमें पहला निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा कि आयात नीति में अगरबत्ती को मुक्त व्यापार श्रेणी से हटा करके प्रतिबंधित व्यापार की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है। दूसरा, अगरबत्ती निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले चक्राकार बांस की छड़ी या इंग्लिश में कहें तो राउंड बम्बू स्टिक्स पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। कितना किया गया है? 10% से बढ़ा करके 25% किया गया है। और इससे फ़ायदा क्या है? तो भारत सरकार के इन निर्णयों से अगरबत्ती के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ग्रामीण रोजगार पैदा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब थोड़ा महत्व देख लेते हैं इस कार्यक्रम का। तो कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अगरबत्ती उत्पादन में वृद्धि करना तथा पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। और यह योजना देश में घरेलू अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा देने तथा अगरबत्ती आयात को कम करने में, मतलब जो हम लोग बाहर से अगरबत्ती इंपोर्ट करते हैं उसको कम करने में सहायक होगी। अब थोड़ा सा खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में बात कर लें। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, इसकी स्थापना जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय पर स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे के बारे में। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन अर्थात इन्वायरमेंट वाले पोर्शन के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो वैश्विक बाघ दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। 28 और 29 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा जो है वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में की गई थी। तो 2010 के बाद से इसको हर साल मनाया जाता है। और इस अवसर पर, मतलब वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के बाघ सर्वेक्षण 2018 पर एक अद्यतन रिपोर्ट जारी की है। लेटेस्ट रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के जो ये बाघ सर्वेक्षण 2018 है, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में बाघों की जो कुल आबादी है इस नए रिपोर्ट के अनुसार अभी कितनी है? 2967 है। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा, 2967 है, जो दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70% है। तथा देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या के मामले में देखें तो मध्य प्रदेश है, जहां पर 526 बाघ हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पे 524 बाघ हैं। तथा तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड आता है, जहां पे 442 बाघ हैं। तो इस प्रकार से याद रखिए सर्वाधिक बाघ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी हुई है। यदि पूछा जाए कहाँ पर बाघों की संख्या में कमी हुई है, तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। तथा उड़ीसा में बाघों की संख्या जो है वो स्थिर रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथा अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि हुई है, मतलब छत्तीसगढ़ और मिजोरम को छोड़ दें तथा वहाँ पे निगेटिव हुई है। और उड़ीसा में क्या है कि वहाँ पे एज इट इज़ है, स्थिर है। तो इनके अलावा अन्य राज्यों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। तथा
मध्य प्रदेश में जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है, इसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। याद रखिएगा, जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है ये आपका मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र के अंतर्गत भी आता है। तो जो मध्य प्रदेश में इसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है, तथा तमिलनाडु के सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य में वर्ष 2014 के पश्चात अधिकतम सुधार दर्ज किया गया है। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो आपका मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में। और सर्वाधिक सुधार कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य के। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेंच अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है या टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश में, और सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। अब ये जो सर्वे किया गया है ये अपने आप में गिनीज रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज किया गया। क्यों किया गया है? तो अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र के परिणामों ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तथा अब ये कैमरा ट्रैप से किया कैसे गया? तो कैमरा ट्रैप को विभिन्न 141 विभिन्न साइटों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। थोड़ा सा यहाँ एक जानकारी और रखिएगा कि जो कैमरा ट्रैप होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें मोशन सेंसर लगे होते हैं। तो मोशन सेंसर के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण इसमें होते हैं जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा अखिल भारतीय बाघ आकलन जो किया जाता है ये किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन को या जो गणना होती है इसको प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तकनीकी समर्थन से आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है तथा राज्य वन विभागों और अन्य भागीदारों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। यहीं याद रखिएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। तथा अब हम बात करते हैं वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो बाघ संरक्षण के प्रयास किए गए हैं या जो अभी भी जारी हैं उनके बारे में। तो भारत में वर्ष 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.2% के बराबर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक जारी है। तो वर्तमान में यदि देखें कि टाइगर रिजर्व कितने हैं तो 50 से अधिक हो गए हैं अब। तथा इसको प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो 1973 में। कई बार 1973 या 1972 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा 1973 में इसको प्रारंभ किया गया था। और हाथी से संबंधित जो संरक्षण प्रारंभ किया गया था उसको कब किया गया था? 1992 में, 1992 में। अब थोड़ी चर्चा हम लोग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कर लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या NTCA, इसके बारे में भी देखते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है इसके द्वारा वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम M-STRIPS। अब M-STRIPS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसको लॉन्च किया गया। तो ये M-STRIPS इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा वन रक्षकों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तथा वर्ष 2010 में आयोजित पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंज वाले देशों, अर्थात वो 13 देश जहां पर बाघ पाए जाते हैं, तो 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने TX2 मतलब टाइगरों की जो उस समय 2010 में विभिन्न देशों में टाइगरों की जो संख्या थी उसको दुगना करना था। कब तक? 2020 तक। ठीक है, तो ये नारा दिया गया था कि बाघों की संख्या को दोगुना करने हेतु अधिक प्रयास करने का संकल्प यहाँ पर लिया गया था। तो यही TX2 है। ठीक है, दोगुना करना था 2020 तक। और इस लक्ष्य को जो है भारत जो है 2020 के पहले ही मतलब प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से, तो यहाँ फैक्ट याद रखिएगा कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघ एजेंडे को मजबूत करने हेतु वैश्विक साझेदारों को एक मंच पर एकत्रित किया तथा इन वर्षों में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है GII, ये जो इनिशिएटिव आपका है यह ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल GTIC के संस्थागत रूप में स्थापित हो गई है। मतलब जो
यह पहल प्रारंभ की गई थी, यह एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के रूप में स्थापित हो गई है तथा अब यह ग्लोबल टाइगर फोरम तथा ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बाघ संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन संबंधी कार्यक्रम चला रही है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें तो परंपरागत तौर पर विश्व में बाघों की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, 8 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से इन 8 उप प्रजातियों में से 3 अब जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं। अब इन 8 के एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है बंगाल टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर, बाली टाइगर। तो इसमें से जो 3 है ये हैं कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और बाली टाइगर, ये तीनों विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा सुमात्रा टाइगर, दक्षिण चीन टाइगर, इंडो चीन टाइगर और साइबेरियाई टाइगर। तो ये 8 प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं तथा जो बंगाल टाइगर है ये मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं और इसके साथ ही भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी पाए जाते हैं, पर बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। और यह सभी बाघ प्रजातियों में जो भी 8 उप प्रजातियां हमने बताई, तो सभी बाघ प्रजातियों में सर्वाधिक इनकी संख्या तथा जंगलों में इनकी जो संख्या है मात्र कितनी बची है, 2500 के करीब ही बची हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या NTCA के बारे में। तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक सांविधिक अर्थात स्टैट्यूटरी निकाय है या बॉडी है तथा इसका गठन जो है बाघ संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था और इसकी शक्तियों व उत्तरदायित्वों का जो उल्लेख है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसको 2006 में संशोधित किया गया था, इसमें इसको उल्लिखित किया गया है तथा इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होते हैं इसके NTCA के अध्यक्ष होते हैं। और इसका कार्य क्या है, तो इसका एक कार्य है राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मान्यता प्रदान करना। इसके अलावा भी यह बाघ संरक्षण संबंधित विभिन्न कार्य इसके द्वारा किया जाता है तथा कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा। जैसे यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और ये किन राज्यों में विस्तारित है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विस्तारित है तथा यदि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यह फैक्ट भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं एस्ट्रोजन परियोजना के संबंध में या एस्ट्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यह नाम ही थोड़ा सा अजीब है कि एस्ट्रोजन परियोजना क्या है। तो यह शिक्षाविदों अर्थात जो एकेडमिक्स होते हैं उनके लिए एक वंशावली परियोजना है कि वो अपने जो उनके पूर्वज हैं उनका पता लगाएं। तो इसके अंतर्गत खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले अथवा शोध प्रबंधों का निर्देशन करने वाले शिक्षाविदों अर्थात एकेडमिक्स की वंशावली तैयार की जाएगी। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन परियोजना किससे संबंधित है, तो यह शिक्षाविदों के लिए एक वंशावली परियोजना है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा कह सकता है कि एस्ट्रोजन परियोजना क्या है, ये अंतरिक्ष से संबंधित है या सूर्य से संबंधित है या किसी ग्रह से संबंधित है, ठीक है, या किसी उल्कापिंड से संबंधित है। तो इस प्रकार से इससे कई ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो बस आप याद रखिएगा कि यह शिक्षाविदों के लिए एक वंशावली परियोजना है तथा हाल ही में इस परियोजना को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी AAS तथा इसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा। और इस परियोजना में जो शिक्षाविद होंगे, एकेडमिक्स होंगे, वो अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं तथा शैक्षणिक वंशावली में किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं क्योंकि वही तो उनके पूर्वजों के बारे में प्रारंभिक जानकारी देंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्रीन AG परियोजना के बारे में। यहाँ AG क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो ग्रीन AG प्रोजेक्ट या परियोजना, तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो आपका टॉपिक दिया गया है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन अर्थात इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं कि यह परियोजना है क्या। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है या ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में, तो नाम याद रखिए कहाँ पे अभी प्रारंभ किया गया है, मिजोरम राज्य में ग्रीन AG परियोजना की शुरुआत की गई है। और ग्रीन AG परियोजना को 5 राज्यों में लागू किया जाएगा।
कौन कौन से राज्य? तो मिजोरम में तो अभी प्रारंभ कर दिया गया है। मिजोरम के अलावा जो अन्य राज्य हैं कौन से हैं? इसमें शामिल है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो ये पांचों नाम याद रखिएगा, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। और अभी कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? मिजोरम में इसको शुरू किया गया है। जब परियोजना के बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो ग्रीन एजी जो परियोजना है इसको वैश्विक पर्यावरण सुविधा या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है तथा कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए ये जो विभाग है इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात एपेक्स बॉडी है या क्रियान्वयन बॉडी है जो इसको क्रियान्वित करेगी तथा इस परियोजना को खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा AO तथा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा तथा इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकृत अर्थात इंटीग्रेट करना है तथा चूँकि यह जो परियोजना है यह अभी पायलट परियोजना के तौर पर प्रारंभ की गई है तो यह पायलट परियोजना सभी राज्यों मतलब जो 5 राज्यों के नाम बताए गए हैं ऊपर, तो इन सभी राज्यों में 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। और इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के अभी क्या है, मिजोरम में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो मिजोरम राज्य के 35 गांवों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें ये जो 35 गांव कवर होंगे इनमें 2 संरक्षित क्षेत्रों कौन से, एक डंफा बाघ अभ्यारण्य तथा दूसरा है थोर गटलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको भी सम्मिलित किया जाएगा। तो याद रखिएगा डंफा बाघ अभ्यारण्य या दंपा दोनों कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। इसके अलावा थोर गटलांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यह भी मिजोरम में स्थित है। अब ये जो ग्रीन एजी परियोजना है इसके लक्ष्य क्या है उनको भी देख लेते हैं। तो इसका लक्ष्य जो 5 राज्यों में इसको प्रारंभ किया जाएगा तो 5 भू प्रदेशों की कम से कम 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में मिश्रित भूमि उपयोग पद्धतियों से विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करना है तथा कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि भूमि को सतत भूमि और जल प्रबंधन के अंतर्गत लाना है। इसके अलावा संवहनी भूमि उपयोग तथा कृषि पद्धतियों के उपयोग से 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण अर्थात आइसोलेशन सुनिश्चित करना है। मतलब इनका जो उत्सर्जन होता है इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। अब जिस संस्था के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा अर्थात वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, इसके बारे में देख लेते हैं यह क्या है। तो जो यह GEF है अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एवं दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने हेतु एक पायलट कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था और यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को शुरू करने एवं कार्यान्वित करने वाले 3 प्रारंभिक सहयोगी थे तथा 1992 में जब रियो अर्थ समिट होता है उसमें GEF की पुनर्संरचना की गई और इसे वर्ल्ड बैंक से अलग एक स्वतंत्र संस्था बना दिया गया तथा आगे चल करके 1994 से वर्ल्ड बैंक जो है वह GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड के लिए ट्रस्टी की तरह कार्य करता है और यह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसको प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा यह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है या विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्त तंत्र अर्थात फाइनेंशियल मैकेनिज्म का कार्य करता है। तो किन कार्यक्रमों को करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लिमिटेड कार्यक्रमों को ही फाइनेंसिंग ये वित्त प्रोवाइड करता है। केवल 5 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको ये फंडिंग देता है। तो ये 5 कार्यक्रम के नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो 3 इन 5 में से होगा, एक कोई अन्य योजना अन्य किसी को दे देगा और पूछ लेगा कि किसको ये वित्त प्रोवाइड नहीं करता है। तो 5 के नाम याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो 5 कौन से हैं, तो इसमें पहला है जैव विविधता सम्मेलन CBD को फंड देता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क सम्मेलन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिसको हम लोग POPS कहते हैं। इसके अलावा UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD और 5वां है मिनमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी।
तो ये 5 जो हैं कार्यक्रम, इनको GEF के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये 5 ही ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको इसको ये फंड देती है, अन्य किसी को नहीं देती है। इसमें पहले जो हैं आपके 2 शामिल थे, फिर बाद में 3 को शामिल किया गया है। आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, ये 2001 में। इसके बाद UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को 2003 में, और मिनमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी को 2013 में इसमें शामिल किया गया था। अब थोड़ा सा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में देख लें, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, कब? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में है। तथा ये जो 16 अक्टूबर है, इस 16 अक्टूबर को इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है। और इसी 16 अक्टूबर को क्या होता है? इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं उन्नत भारत अभियान या UBA के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो आपका टॉपिक दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में ट्राइफेड तथा IIT दिल्ली द्वारा उन्नत भारत अभियान हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस कदम का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको पहले देख लेते हैं। तो IIT दिल्ली और ट्राइफेड ने जो उन्नत भारत अभियान के लिए जो साझेदारी की है, इससे लघु वन उत्पादनों में लगे हुए आदिवासियों को नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, उत्पाद नवाचारों अर्थात जो इनोवेशन है, मेंटरशिप, परिवर्तनकारी डिजिटल प्रणालियों और हैंड होल्डिंग के लिए एक अवसर प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं उन्नत भारत अभियान के बारे में। तो यह जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा कि उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय का कार्यक्रम है। तथा यदि अन्य चीज़ों को इसको देखें तो उन्नत भारत अभियान जो है UBA, यह ग्रामीण उत्थान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तनों के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और उन्नत भारत अभियान एक मिशन की पहल है या इनिशिएटिव है जिसे 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया था। तो याद रखिएगा उसको प्रारंभ कब किया गया था? तो 11 नवंबर 2014 को किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गांवों के समूह को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन ग्राम समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान कर सकें। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण उत्थान से संबंधित यह योजना है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? आपका मानव विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तथा उन्नत भारत अभियान जो 2.0 है, यह पूर्ववर्ती उन्नत भारत अभियान 1.0 जो कि आपका 11 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, इसका ही एक उन्नत संस्करण है। और इसको प्रारंभ कब किया गया था? उन्नत भारत अभियान 2.0 को इसको वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। तथा इस योजना को सभी शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित किया गया है। हालांकि उन्नत भारत अभियान 2.0 में भाग लेने वाले संस्थानों का चयन जो है कुछ मानदंडों की पूर्ति के आधार पर ही किया जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग ट्राइफेड के बारे में कर लेते हैं। ट्राइफेड, जिसका पूरा नाम है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय जनजाल सहकारी विपणन विकास संघ के नाम से इसको जानते हैं। इस संस्था के बारे में याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। और यह एक क्या है? बहुराज्य सहकारी समिति है। और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1984 के तहत 1987 में यह स्थापित होती है और अप्रैल 1988 से यह अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और मुख्यालय के अलावा इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और यह किस मंत्रालय के तहत आती है? तो यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वह आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए, आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना ट्राइफेड का मेन उद्देश्य है। तथा इसके अलावा यह इनके विकास के लिए अन्य कई सारे कार्यक्रम भी चलाती है। आगे बात कर लेते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में।
तो संदर्भ यह है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 किसको प्रदान किया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। अब इस अवार्ड के बारे में कुछ चीज़ों को देख लें, स्कॉच अवार्ड के बारे में। तो वर्ष 2003 में स्थापित यह किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो इसको कब स्थापित किया गया था, 2003 में, और यह स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन, प्रशासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों अर्थात एप्लीकेशन में उत्कृष्टता, परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, नागरिक सेवा, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। और इससे खास बात याद रखिएगा कि यह पुरस्कार संस्थानों या संगठनों और व्यक्तियों दोनों को प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं केवल संस्थानों को ही दिया जाता है, यह संस्थानों और व्यक्तियों दोनों को ही प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के बारे में, यंग साइंटिस्ट अवार्ड के बारे में। तो इस पुरस्कार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या इंग्लिश में कहें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार CSIR के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों को जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और भूमंडलीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और यह पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ऐसे वैज्ञानिक जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। अब थोड़ी चर्चा हम लोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कर लेते हैं, CSIR की। तो इसकी जो स्थापना होती है कब होती है, सितंबर 1942 में।